अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बुक टॉक है डिनायल एंड डिप्रीवेशन के बारे में, इस पे जो भी डिस्कशन होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे फायदा उठाएंगे। देखिए, 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, तभी से माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों को ऐसी उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनेंगे जिससे उनके हालत में सुधार हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी मेंबर थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, और इसलिए होप ज्यादा थी मुसलमानों को। अक्टूबर 2004 में डॉक्टर अबू साले शरीफ, जो बाद में साचर कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मुसलमानों की क्या हालात हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज में मुसलमान तो नहीं दिखते हैं लेकिन जेलों में बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो समहाउ इट कॉट द अटेंशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ी और अबू साले शरीफ को बुलाया। एक डिस्कशन हुआ कि क्या किया जा सकता है। तो फाइनली ये तय हुआ कि सबसे पहले तो किसी भी चीज को करने के लिए जरूरी है कि ये पता कर लिया जाए कि लेवल ऑफ डेप्रिवेशन क्या है, यानी कितनी बैकवर्डनेस है और उसको कैसे दूर किया जाए। मार्च 2005 में साचर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसको ये मैंडेट दिया गया कि मुसलमानों के जो भी सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उसको इन डेप्थ मेजर किया जाए, और जो भी सुटेबल रिकमेंडेशंस हैं कमेटी उसको करे, सो दैट सरकार उसको इम्प्लीमेंट करके मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करे। तो ये जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, गठित हुई, पीएमओ में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये हुआ था, के इनिशिएटिव से हुआ था। जब गठित हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र साचर इसके चेयरमैन थे, कुछ मेंबर्स थे, जफर महमूद साहब थे, अबू साले शरीफ थे, कई मेंबर्स थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर 2006 में। 17 सितंबर 2006 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदाउट एनी डिले अराउंड 29 नवंबर 2006 को उन्होंने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की और इसको पब्लिक कर दिया। इस रिपोर्ट, आप एक और रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी लगभग इसी वक्त इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 2004 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2005 में, और कमेटी ने 2007 में इसकी रिपोर्ट दी। इसके जो चेयरमैन थे रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रिटायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट जज थे। उनका ये मैंडेट था कि पूरे माइनॉरिटी जो है उनके क्या हालात हैं उनको फैदम किया जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए और रिकमेंडेशंस वगैरह वो दें। ये जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जरिए हुई थी। उसका जो एक माइनॉरिटी सेक्शन है उसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। रिपोर्ट आ गई 2007 में, लेकिन 2010 तक इस रिपोर्ट को आम नहीं किया गया। 2010 में कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जब एजिटेशन किया पार्लियामेंट के अंदर कि ये रिपोर्ट तो आरटीआई के अंदर बाहर मिल रही है और पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया जा रहा है, पब्लिक को क्यों नहीं दी जा रही है, तब जाकर के प्रेशर में इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने आम किया। उस वक्त भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अब आप ये थोड़ा सा यहाँ पे एक अंदाजा लगाने वाली बात है कि सच्चर रिपोर्ट को तो इमीडिएटली सरकार ने आम कर दिया, लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन को आम करने में इतनी देरी क्यों हुई? समझने वाली बात यह है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, यानी पाथ ब्रेकिंग रिकमेंडेशंस नहीं थे, लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बहुत बड़े बड़े और पाथ ब्रेकिंग, यानी जिससे मूलभूत परिवर्तन आ सके समाज में, उस तरह के उन्होंने रिकमेंडेशंस किया था। इसलिए सरकार ने उसको काफी दिन तक दबाए रखा, बाद में उसको आम किया गया। जब ये दोनों रिपोर्ट्स आए, मैंने ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई हैं, मैंने अपने किताब अगर होगा आप लोगों के पास तो आप देख सकते हैं, डिनायल एंड डिप्रीवेशन के चैप्टर नंबर 2 में मैंने इस बात को पूरा मेंशन किया है कि कमेटी कैसे बनी, कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मेंबर्स कौन थे, उसके मोटिव्स क्या थे, रिपोर्ट्स कब आई, और उसके बाद की पॉलिटिक्स क्या हुई, ये सारी बातें हैं उसमें। जब ये दोनों रिपोर्ट्स आए तो कौम में एक तरह की हलचल मच गई कि हमारा जो डेप्रीवेशन है बहुत ज्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस मुसलमानों की बहुत ज्यादा है और सरकार को अर्जेंटली कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज द मुस्लिम्स विल बी न्यू दलित्स इन इंडिया, दे विल कम ऑन द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की, और वो भारत के जितने भी सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो सबसे ज्यादा
गरीब होंगे और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से वो बाहर चले जाएंगे। सरकार ने भी मुसलमानों की जहनीत को देखते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज के रुझान को देखते हुए, जो रिकमेंडेशंस थे उसको देखते हुए कुछ स्कीम्स वगैरह शुरू किए गए। स्कीम्स कितने इफेक्टिव हुए, कितने इफेक्टिव नहीं हुए, और सच्चर कमेटी के कितने रिकमेंडेशंस को लागू किया गया, कितने रिकमेंडेशंस को पार्शियली लागू किया, कितने रिकमेंडेशंस को सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे रिकमेंडेशन थे कि सरकार ने एक्सेप्ट किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो 12-14 साल के बाद जब मुझे लगा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट्स के बाद मुसलमानों के क्या हालात हैं और पोस्ट आचा जो स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट हुए थे वो कितने इफेक्टिव थे, मुसलमानों का परसेप्शन क्या है, और अराउंड 2017, 18, 19 मुसलमानों की ओवरऑल कंडीशंस क्या है, उस पे मैंने ये किताब लिखी, डिनायल एंड डेप्रिवेशन। यह किताब मनोहर पब्लिकेशन से पब्लिश हुई दिल्ली से, और ये 7 कंट्रीज में इसको पब्लिश किया गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ये जो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज हैं इसमें मनोहर ने पब्लिश किया, बाकी जो वर्ल्ड लेवल पे रूटलेज ने इसको पब्लिश किया। तो मुसलमानों के क्या हालात हैं वर्ल्ड लेवल पे भी लोगों को पता चला। जब मैंने ये किताब लिखी तो लिखने के बाद इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, ये रिपोर्ट आने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिएक्शंस थे, कुछ लोगों ने इसको वेलकम किया, कुछ लोगों ने इसको पार्शियली वेलकम किया, कुछ जो राइट विंग ग्रुप्स पार्टीज हैं या हिंदुत्व पार्टीज हैं उन्होंने रिपोर्ट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ अपीजमेंट, यानी ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है। तो ये सारे रिएक्शंस हमने कलेक्ट करके चैप्टर नंबर 3 में मैंने इसको रखा है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने ये दिखाया है कि माइनॉरिटीज के क्या राइट्स हैं और किस हालात में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मुसलमानों को भारत में किस तरह से देखती है। किताब की असली शुरुआत चैप्टर नंबर 5 से होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन है। 2000 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट बनी थी वो 2001 के जो सेंसस है उसके आधार पर बनी थी, लेकिन डिनायल एंड डेप्रिवेशन पूरी तरह से 2011 यानी 10 साल के बाद जो रिपोर्ट आई उसके आधार पे बनी है। और बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेटा गैदरिंग इधर उधर से काफी लोगों को लगा करके हमने उसको सॉर्ट आउट किया है और लोगों को प्रेजेंटेबल बनाया है सो दैट आम आदमी है उसको पढ़ सके और समझ सके। मुसलमानों की आबादी आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 17.22 करोड़ जो 14.2% है। इसके बहुत सारे पहलुओं को दिखाया गया है कि डिजिटल इंक्रीज कितना है और किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, फर्टिलिटी रेट क्या है, और ये बहुत सारी बातें हैं। उसमें जो आरएसएस और बाकी जो राइट विंग ग्रुप्स जो एक्यूज करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और ये कॉन्स्पिरेसी के तहत ये किया जा रहा है, इस बात को भी नकारा गया है, डिक्लाइन किया गया है। और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें ये बात दिखाने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत तेजी से गिर रही है और आने वाले कुछ दिनों में जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट है, लगभग वो एक जैसी हो जाएगी। और मुसलमान ये कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो मुसलमानों में गरीब तबका बहुत ज्यादा है, और अगर हिंदुओं में जो गरीब तबका है जैसे ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, लोअर ओबीसीज हैं, उनके अगर पॉपुलेशन को अलग तरीके से मैप किया जाए तो उनमें जो टेक्निकल ग्रोथ है या जो फर्टिलिटी रेट है एग्जैक्टली सेम है मुसलमानों के। और यह बात जो है कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो ऑलरेडी हुआ है 2015 में, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उसके कुछ अंशों को जारी भी किया था। सरकार उस रिपोर्ट पे पूरी तरह से बैठी हुई है और उस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रही है। अगर उस रिपोर्ट को जारी किया जाए तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस के दूसरे जो कंपोनेंट है पॉपुलेशन, यानी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लोअर ओबीसी, गरीब हिंदू, तो वहां भी उतना ही ग्रोथ है पॉपुलेशन का जितना मुसलमानों का ग्रोथ है। और इसको आंकड़े से हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी अभी तक जितनी है उतनी आबादी तो हिंदुओं ने 10 साल में जोड़ी है, यानी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, यानी हिंदूज ने जितनी आबादी ऐड की है 10 इयर्स में उतनी आबादी अब तक मुसलमानों की है। तो ये जो राइट विंग ग्रुप्स जो एक्यूज करते हैं ये
फैक्ट्स पे आधारित नहीं है और पूरी तरह से गलत है और इसको अफवाह फैलाने के लिए ये सब किया जाता है और कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज है उसमें डर पैदा करने के लिए और माहौल को कम्युनलाइज करने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। एजुकेशन की बात करें तो मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है वो 68.5 है, जो हिंदू से कम है, जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है, अदर माइनॉरिटीज है उससे भी कम है, सिर्फ वो दलित और जो ट्राइबल्स हैं उनसे ज्यादा है। यानी एससीज का 66.1 है, एसटीज का 59.0 है और मुसलमानों का 68.5 है। और लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो शेड्यूल कास्ट है उनकी लिटरेसी रेट मुसलमानों के लगभग बराबर हो जाएगी। बाद में जो मैट्रिकुलेशन कंप्लीशन रेट है, ग्रेजुएट्स है, टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ पे मुसलमानों की क्या पार्टिसिपेशन है इसको दिखाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब रिपोर्ट आई सच्चर कमेटी रिपोर्ट और जब हमने डिनाइल एंड डेप्रीवेशन लिखा 12 साल 13 साल के बाद में, तो ओवरऑल कंडीशंस को अगर देखा जाए तो मुसलमानों की जो हालात है उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था। यानी एजुकेशनल कंडीशंस उनके उतने ही खराब हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी उतना ही खराब है। उनके जो बैंकिंग से जो जुड़ाव है, यानी चाहे वो अकाउंट होल्डिंग के टर्म्स में हो या लोन लेने के टर्म्स में हो, वो भी बहुत पुअर है। उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुसलमानों के एरियाज से पूरी तरह से नदारद है। जैसे सच्चर कमेटी ने कहा वैसा ही मैंने भी पाया। उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि शहरों में जो मुसलमानों की जो पॉवर्टी रेट है वो दलितों से भी ज्यादा है। यानी इन सिटीज मुस्लिम्स आर द पुअरेस्ट कम्युनिटी। सिर्फ रूरल एरियाज में मुसलमानों की जो पॉवर्टी रेट है वो दलितों से बेहतर है। उसके बाद अगर हम आए रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बैंक्स एंड क्रेडिट, ये सब आप किताब से आप लोग देख सकते हैं। ये चैप्टर सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, पॉवर्टी आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेट आप देखेंगे कि 2011-12 में जो माइनॉरिटीज हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 6.24% था। माइनॉरिटीज का मतलब है कि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, यानी सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, पारसीज, इन सब को मिला करके जिनका पॉपुलेशन रेशियो नेशनल पॉपुलेशन में अराउंड 20% है, इन सब का जो शेयर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 6.24% था। उसके बाद चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट्स हों, अगर अलग अलग करके देखें, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से, सब जगह मुसलमानों के बहुत हालत खराब है। ये 6.2% को अगर हम नीचे लेकर के जाए तो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 से 4% के बीच में आता है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक कौम जो आबादी में 14.2% है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उसकी भागीदारी सिर्फ 3 से 4% है। आप देखिए, उसके बाद से सिविल सर्विसेज में लगभग 20 साल के डेटा को मैंने एनालाइज किया है, 3.34% है। उसके बाद आर्मी में काफी कम है, आर्मी में लगभग 2% है, सीडीएस में 1.6, एनडीए में 1.64%, सीडीएस में 1.96%। उसके बाद से इंडियन पुलिस में 6.27% है। और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है उनको अगर हम अलग कर दें तो मुसलमानों का जो परसेंटेज है पुलिस में वो 4.07% है। और इन सब के लिए एक ही रीजन जिम्मेदार है कि एजुकेशनल डिप्रीवेशन और मुसलमानों का जो माइंडसेट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और सरकार की जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल नहीं है। यानी जो मुसलमानों को प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है और मुसलमान खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना नहीं चाहते हैं। तो मुसलमानों की बहुत ज्यादा हालत खराब है। नेक्स्ट हम आते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पे। वक्फ प्रॉपर्टीज के सारे डेटा दिए हुए हैं। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को भी हैंड ओवर किया था दिल्ली में, और वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एक्ट भी 2013 पास किया गया। कुछ जो पाथ ब्रेकिंग जो एक्ट है लाइक वक्फ प्रोमाइसेस एविक्शन एंड ऑथराइज्ड बिल 2014, इसको पास नहीं किया गया। अगर ये पास हो जाता तो बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज को आजाद करा लिया जाता, लेकिन इसको पास नहीं किया गया। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मैंने ये लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से अगर डेवलप किया जाए तो ये कौम की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए ये सफिशिएंट है। बहुत सारी चीजों के पहलुओं पे इनमें चर्चा किया गया है।
सच्चर कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था कि इंडियन वक्फ सर्विस कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और एक सेपरेट सर्विस, और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रिजर्व करें, उनको बचाएं और उनको मुसलमानों के लिए खर्च करें। बहुत सारे पहलुओं को मैंने लिखा है, अगर लोग पढ़ें तो बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो मुसलमानों के में जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं और उनके क्या रिजर्वेशंस के पॉलिसीज हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है सोशली इंडिया में, वो हिंदू कम्युनिटी का पूरी तरह से मिरर इमेज है। यानी उनके यहाँ पे फॉरवर्ड कास्ट हैं जिनको सवर्ण कहा जाता है, हमारे यहाँ पे भी फॉरवर्ड कास्ट है जिनको अशरफ कहा जाता है। उनके यहाँ पे ओबीसीज हैं मिडिल सेक्शन में, तो हमारे यहाँ भी ओबीसीज हैं जिनको अजलाफ कहा जाता है। उनके यहाँ पे भी दलित्स हैं, हमारे यहाँ भी दलित्स हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा नहीं मिला है, उनको अर्जाल कहा जाता है। और ऑब्वियसली हिंदुओं में भी ट्राइबल्स हैं और मुसलमानों में भी ट्राइबल्स हैं। आप ये देखेंगे पहली बार जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था तो कुछ 84 या 85 जो मुसलमानों के कास्ट हैं, पहली बार उनको ओबीसी के तौर पे रिजर्वेशन दिया गया और आज भी उनको ओबीसी के तौर पे रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ओबीसी कास्ट हैं मुसलमानों में जिनको आज तक ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे मुसलमानों को कास्ट हैं ओबीसी के कि स्टेट्स में तो उनको ओबीसी में रखा गया है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उनको नहीं रखा गया है। आज तक जो मुसलमानों में जो दलित हैं, जो जैसे डोम है, हलालखोर है, मिर्सिकार है, धोबी हैं, नट हैं, यानी पैरेलल कास्ट हैं। जिस तरह के कास्ट हिंदूज में है उसी तरह के कास्ट मुसलमानों में है। जब उन्होंने जो वर्ण आश्रम धर्म के जो एट्रोसिटीज है उनको इवैड करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, जो हिंदू धर्म में जो छुआछूत और बाकी सारी जो चीजें थी और वर्णाश्रम धर्म के जो एट्रोसिटीज थे, जो इंजस्टिस थे, उनके साथ जो ज्यादती होती थी, उन चीज से निजात पाने के लिए इन कास्ट से मुसलमान रिलीजन को अपनाया। रिलीजन को अपनाने के बाद उनके रिलीजन तो चेंज हो गया, उनको मजहबी बराबरी तो मिल गई, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे उनका आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आज भी जो हिंदूज हैं, एससी, जो दलित हिंदूज हैं उनको एससी का दर्जा है, जो दलित हैं उनको एससी का दर्जा है, जो बुद्ध सिख दलित हैं उनको भी एससी का दर्जा है। लेकिन जो मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं दलित, उनको भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा आज तक नहीं मिला है और बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पे जजमेंट अवेटेड है। काफी दिनों से जजमेंट अवेटेड था और यूपीए की सरकार ने इसको टाल मटोल करते हुए किसी तरह का रिप्लाई नहीं फाइल किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये दलितों और ओबीसी के खिलाफ, और ये चाहती है कि किसी तरह से रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो इन्होंने रिटन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि मुसलमानों के में जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया जाए। सरकार इस बात की सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं रिजर्वेशन के जो चैप्टर नंबर 14 में मेरे ख्याल से इसको दिखाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद से क्या क्या स्कीम्स चले थे पोस्ट साचर एरा में, उन सारे स्कीम्स को दिखाया गया है। कितने पैसे ईयर मार्क किए गए, कितना अलॉट किया गया, कितना सैंक्शन हुआ, कितना पैसा दिया गया, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ। इन सारी बातों को अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुसलमानों के साथ सिर्फ मजाक हुआ है और कोई भी स्कीम पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साचर कमेटी रिकमेंडेशन, जैसे मैंने कहा कि टोटल साचर कमेटी ने 76 रिकमेंडेशन किए थे, जिसमें 72 को इम्प्लीमेंट किया गया ऑन पेपर, 3 को एक्सेप्ट नहीं किया गया, 1 को डेफर किया गया। ये सारी बातें हैं। और आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे रिकमेंडेशन थे जिनका रीच कम था, जिनका इफेक्ट कौम पे कम होने वाला था, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन जो पाथ ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थे उनको आइदर एक्सेप्ट नहीं किया गया या उनको डेफर कर दिया गया। उसके बाद स्टेटस ऑफ रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंडेशंस, आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुस्लिम्स स्ट्रगल अलाउड टू गेट रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 4.5% सब कोटा और माइनॉरिटीज कार्व आउट किया गया था 2011 में। 2012 का जो यूपी का इलेक्शन हुआ था उसके पहले मुसलमानों के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए, लेकिन वो अभी कोर्ट में चैलेंज्ड है और उस पे स्टे है। उसके बाद से कोई अदर रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है रंगनाथ मिश्रा कमीशन के। नो एससी स्टेटस फॉर दलित्स ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, यूपीए डिड नॉट फाइल द रिप्लाई। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो फाइल किया, मैंने आपको बताया, और ये सब सुप्रीम कोर्ट में यह
जजमेंट अभी भी पेंडिंग है, यानी वो PIL अभी भी पेंडिंग है। और प्रेजेंट कंडीशंस दिखाया गया है कि दोनों जो रिपोर्ट्स हैं उनके क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद मैंने एक चैप्टर नंबर 19 में मैंने लिखा है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बाद कुछ स्टेट्स में भी हलचल हुई और उन लोगों ने भी अपने अपने लेवल पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है कि यहाँ पे मुसलमानों के क्या हालात हैं। जैसे महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी बनी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक कमेटी बनी, तेलंगाना में कुछ छोटे छोटे रिपोर्ट्स वेस्ट बंगाल में भी आए। आपको मैं बता दूं, अभी तक आपको पता नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की, यानी अभी जो शिंदे जो गवर्नमेंट है, ये शायद एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के क्या हालात हैं। तो इन सारे पहलुओं पे चर्चा किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है जो बुक का आखिरी चैप्टर है, उसमें मैंने दिखाया है कि भाई ये तो ठीक है, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट को अपना जो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, रूलिंग पार्टी हो, उसको अपने माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम्स आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया एंड देन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और उनको इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करना पड़ेगा। और जो मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कहीं ना कहीं नेशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना पड़ेगा, और मुसलमानों के जो बहुत जर्जर जो हालात है जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के, उसमें सुधार करना पड़ेगा। इस तरह की अगर चीजें होती हैं, यानी मुसलमानों को यहाँ का पार्ट एंड पार्सल ट्रीट किया जाए, गवर्नमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करे, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को नेशनल प्रॉब्लम ट्रीट किया जाए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ट्रीट किया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर किसी तरह के स्पेशल स्कीम्स नहीं भी चलाए गए, कोई स्पेशल एक्ट नहीं भी बने, तब भी मुसलमान जो हैं दे विल बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। और मुसलमान आज तक ये भी मानते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल एक्ट मत बनाओ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, जस्ट गिव देम द इक्वल ट्रीटमेंट। यानी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, सपोज करो इन अ डिस्ट्रिक्ट लाइक लातूर, अगर वहां पे 20% मुस्लिम्स हैं, तो गवर्नमेंट का अगर कोई स्कीम आता है तो काइंडली इंश्योर कि 20% बेनिफिट जो है मुसलमानों को जाए। अगर इस तरह की चीजें, अगर इक्वल ट्रीटमेंट अगर सरकार करने लगे, तब भी काफी बदलाव होगा। सरकार प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस है, इन सारी चीजों को भी अगर कंट्रोल करे, तब भी कम्युनिटी जो है इज रेडी टू बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। मुस्लिम्स नीड टू सेट सम गोल्स। मुसलमानों को भी अपने अंदर थोड़ा सा अपने तरफ देखने, झांकने और खुद सेल्फ अप्रेजल की जरूरत है। उनको परसूट ऑफ नॉलेज, मेन स्ट्रीमिंग, इंडिविजुअल स्ट्रगल, वर्क हार्ड। यानी अगर कोई आदमी है तो सरकार की स्कीम मिले नहीं मिले, अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में वो कामयाबी हासिल कर सकता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फार्मिंग हो, या नौकरी हो, एजुकेशन हो, अगर आदमी कड़ी मेहनत करे और उसमें लगन हो, मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो किसी भी तरह की कामयाबी को अचीव कर सकता है। कम्युनिटी को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं कर सकती है। रीओरिएंटिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे वक्फ है, जकात है, सदका है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज को ओरिएंट करके अपने जो गरीब हैं या डेस्टिट्यूट है उनकी देखभाल कर सकते। सम स्टेप्स फॉर रिकवरी, मैंने किताब में जो है चैप्टर नंबर 509 पे स्टेप्स दिए हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स कैसे हम इन सारी चीजों को करके आगे बढ़ सकते। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी ये किताब लिखने के बाद 2014 के बाद आज आपने देखा होगा मुसलमानों के क्या हालात हैं। यानी डेमोनेटाइजेशन के बाद एक बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे जितने भी मुस्लिम पॉकेट्स हों, चाहे वो मालेगांव हो, भिवंडी हो, या और भी जो हर स्टेट्स में कुछ न कुछ मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं वो सेल्फ ओन्ड बिजनेस हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड बिजनेस हैं और होम बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे कैश की ज्यादा यूज होता था। डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके बहुत ज्यादा हालत खराब है। राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन, आज तो आप देख ही रहे हैं, इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। मॉब लिंचिंग, गो टू पाकिस्तान, बात बात में किसी भी कोई भी चीज आप कीजिए और जो रूलिंग पार्टी है उनके वर्कर्स और जो लेजिस्लेचर्स को तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट्रियंस को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं बात बात में बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। एंटी मुस्लिम स्टैंड एंड एपैथी, माइनॉरिटी स्कीम्स पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जो UPA 1 और UPA 2 में चालू किए गए थे उनको पूरी तरह से खत्म हो गया है। और 2004 से लेकर के 2014 तक जो मुसलमान एक डेवलपमेंटल सब्जेक्ट बने थे वो अब डेवलपमेंटल सब्जेक्ट्स नहीं रहे। यानी उनके डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया जाता है कि कैसे उनका विकास होगा, कैसे उनकी तरक्की होगी, लेकिन
2014 के बाद द मुस्लिम्स हैज बिकम द सिक्योरिटी सब्जेक्ट, यानी अब उनकी हिफाजत कैसे होगी, उनको कैसे, उनकी रक्षा कैसे होगी, उनके जान माल, उनके आबरू की रक्षा कैसे होगी, इस बात पे अब चर्चा हो रही है। सारी बातें तो आपके सामने है, एक फैक्ट है, इनको दोहराना ठीक नहीं है। टुडे ये सारी बातें आपने देख रहे हैं कि मुस्लिम्स आर टोटली ऑन द रिसीविंग एंड, और जो स्कीम्स वगैरह थे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं तो जो रूलिंग पार्टीज है उनको तो छोड़ दीजिए, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो भी प्रचार के लिए मुसलमानों के एरियाज में नहीं जाते हैं। तो मुस्लिम्स आर फीलिंग अलियनेटेड और उनके हालात पहले से ज्यादा खराब है। तो मेरा यह कहना है कि ठीक है, सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इनिशिएटिव्स है एट 3 स्टेजेस, स्टेट लेवल, कम्युनिटी लेवल और इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कम्युनिटी इनिशिएटिव है, जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, उसको अगर हम अपनाएं, यानी हम कड़ी मेहनत करें और कौम कुछ सारी चीजों को एनालाइज करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, यानी नीड बेस्ड अप्रोच हो। जो हमारे जो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो छोटे छोटे जो कास्ट बेस्ड भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में, अगर वो नीड बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं तभी मुसलमानों के हालात बहुत सुधर सकते हैं। इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स पे आते हैं कि अगर हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने की ठान ले तो कोई मुश्किल नहीं है। आजकल तरह तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, मेहनत करने की जिद क्रिएट करनी पड़ेगी। हर आदमी पढ़े, हर आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, कुछ लोग जॉब करें, कुछ लोग बिजनेस करें, कुछ लोग पॉलिटिक्स में आए, या नहीं चलेगा। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके पैसा कमाएं और अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करें, बिजनेस में आगे बढ़े, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, मेन स्ट्रीम में आए। और उसी तरह से हम पॉलिटिक्स में भी आए, दूसरे जो कॉम है, कम्युनिटीज हैं, उनके कॉन्फिडेंस को जीते, तभी जाकर के हम प्रोग्रेस करेंगे और वी विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट। तो ये किताब के बारे में ये सारी बातें। थैंक यू।